गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस वीडियोस जो पढ़ी थी हमने उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे। हमने थॉमसन का देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अलावा रदरफोर्ड का देखा था, देन हमने देखा था बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर। और कहीं ना कहीं उन तीनों एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, तो उन्हीं ड्रॉबैक्स को यानी उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए अब क्या दिया गया, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको उनका नॉलेज, क्लियर नॉलेज ज़रूरी था, क्योंकि हमको अगर किसी भी एटम का स्ट्रक्चर जानना है तो उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए, है ना। तो उसी की बेसिस पे सबसे पहले हम पढ़ने वाले मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। दिख रहा है आपको मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणा। सर्वल मॉडिफिकेशन वर इंट्रोड्यूस टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, यानी कई तरह के कोशिशें की गई क्या करने के लिए, जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था उसकी कमियों को दूर करने के लिए। सोमरफेल्ड ने उपकक्षकों की परिकल्पना की, जबकि जीमन ने उपकक्षकों के अंदर कक्षकों के बारे में विचार किया। अब क्या है, बोहर ने बहुत सारी चीज़ें बता दी थी पर कुछ चीज़ें छूट गई थी, जैसे जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था, है ना। तो इसी तरह से अनेक अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे सोमरफेल्ड थे, उन्होंने क्या बताया, सब सेल यानी क्या उपकक्षकों की बारे में बात की। उसके अलावा जीमन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया, जीमन इफेक्ट के बारे में बात की। उसके अलावा दे ब्रोगली जो थे उन्होंने क्या बताया कि जो लाइट होती है, लाइट की ड्यूल नेचर के बारे में बताया। ठीक है, उसके अलावा जो हाइंसबर्ग थे उन्होंने बताया एक अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद श्रोडिंजर ने वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट दिया था, यानी श्रोडिंजर का तरंग यांत्रिकी धारणा। और इन्हीं सब की बेसिस पर क्या हुआ, अब मॉडर्न जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन किया गया। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले सेल और सबसेल्स के बारे में। हम स्टार्ट करें, यानी कक्ष और उपकक्षों के बारे में। तो कक्ष और उपकक्ष कैसे होते हैं, सबसे पहले जो कक्ष थे यानी जो सेल्स थे उनके बारे में क्या है, बोहर ने एक्सप्लेन किया था कि जो एटम होता है वो क्या होते हैं, आसपास क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, उसमें क्या घूमते रहते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बेसिस पे क्या हुआ, सेल्स के बारे में हमने बोहर के मॉडल में पढ़ा है, पर सेल्स के अलावा सब सेल्स के बारे में किसने दिया, सोमरफेल्ड ने बताया था। उन्होंने बताया कि सेल्स के अंदर भी क्या होते हैं, सब सेल्स होते हैं। किस तरह से, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे कि जो 2s 2p 2p और 2p ये इस तरह से अलग अलग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये पूरा क्या है, एक सेल है। ठीक है, और इस सेल्स में ये अलग अलग सब सेल्स है, जैसे 2s अलग है, 2p अलग है, इस तरह से सब सेल्स होते हैं। यानी क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, अलग अलग क्या पाए जाते हैं, सब सेल्स पाए जाते हैं। किस तरह से, कुछ इस तरह से जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। जैसे कि हम कह दें, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं हम। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा सेंटर पास होता है वो न्यूक्लियस होता है ना। तो ये क्या है, अलग अलग सेल है, फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है ना। और इसी सेल के क्या होते हैं, कुछ सब सेल्स भी होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, सब सेल्स कहते हैं, यानी उपकक्ष कहा जाता है। वो सब सेल्स कैसे होते हैं, उनको नाम क्या दिया हुआ है, तो सब सेल्स को जो नाम दिया हुआ है वो दिया हुआ है के, जैसे कक्षकों को नाम दिया था, जैसे कक्षक थे यानी जो सेल थे उनको क्या नाम दिया गया था, के एल एम एन दिया गया था। किसके बेसिस पर, 1 2 3 4 के बेसिस पर। जिस तरह से जितना जितना ये बढ़ता जाएगा उतने उतने क्या है, ये नंबर भी बढ़ते जाएंगे। ये किसके बारे में पढ़ा था हमने, सेल या कक्ष के बारे में पढ़ा था, है ना। उसके बाद अब हमको क्या पढ़ना है, उपकक्ष के बारे में पढ़ना है। तो उपकक्ष को किस तरह से बताया, जो उपकक्ष है या सब सेल है उनको बताया गया कि उपकक्ष या सब सेल होते हैं उनको हम नाम देंगे S P D और F। यानी जो उपकक्ष है उनको क्या नाम दिया गया, यानी जो सब सेल है उनको क्या नाम दिया गया यहाँ पर, S P D और F। और इसमें क्या होगा, साथ ही इसमें ये बता दिया गया कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका भी क्या होगा, नंबर क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे S होगा तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। जो P होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है P में वो कितने होंगे, 6 होंगे। जो D है उस पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, और जो F है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होंगे। यानी जैसे कक्ष होगा तो कक्ष का उपकक्ष होता है, और इन उपकक्षों में ये SP और D और F में डिवाइड होंगे। और इस SPDF में H जो होगा उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। P जो होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 6 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं।
डी में होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ जो होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 14 इलेक्ट्रॉन्स रख पाएंगे। तो इस तरह से कक्ष उपकक्ष को समझ में आया। कक्ष के बारे में तो हमने पढ़ लिया था कहाँ, बोहर के मॉडल में, और उपकक्ष के बारे में हमने यहाँ पढ़ लिया कि कक्ष में भी उपकक्ष होते हैं। उन उपकक्षों को क्या नाम दिया जाता है, एसपी डीएफ, यानी सबसेल्स को क्या नाम दिया गया है, एसपी डीएफ नाम दिया है। ये किसने दिया है कॉन्सेप्ट, ये सोमरफेल्ड ने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमको यही दिया हुआ है। ये जो सेल्स होते हैं हमको पता है अलग अलग, अब इन्हीं सेल्स में सब सेल्स पाए जाएंगे। जैसे फर्स्ट जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहे हैं, तो सबसे पहला कौन होगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें एसी उपकक्ष पाया जाता है। जो सेकेंड सेल है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले इसमें एस भी होगा और साथ में पी भी होगा। ये सीधे नंबर के हिसाब से ही चलता है, सबसे पहले एस आएगा, फिर पी आएगा, फिर डी आएगा, फिर एफ आएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 18 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो ऐसा क्या होगा, इसमें एस भी होगा, पी भी होगा, साथ में कौन हो सकता है, डी भी होगा। तो इस तरह से ये बताया गया है कि जो कक्ष होते हैं यानी जो सेल्स होते हैं उनके उपकक्ष यानी सबसेल्स भी होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कि सेल्स होते हैं, सबसेल्स होते हैं। अब ऑर्बिट, व्हाट अबाउट ऑर्बिट, यानी कक्षाओं के बारे में क्या, जो बोहर ने बताया था कक्षाओं के बारे में, उसके बारे में क्या, तो कक्षाएं किस तरह से रहेगी। जैसे हमारा एस होगा उसमें हम कह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो पी होगा उसमें हम कह रहे हैं कि उसमें पाए जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम क्या अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से डिवाइड करते हैं। जो एस होगा उस पर क्या हो सकता है, अधिक से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो हम इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं यहाँ पे, है ना। यानी ये जो कक्षाएं रहेगी यानी जो वो इस तरह से रहेगी, ये जो कहलाएगी ये क्या कहलाएगी, कक्षाएं कहलाएगी, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे। तो कक्ष क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं जो कक्ष होते हैं, सेल की डेफिनेशन क्या होती है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके चारों जो स्फेरिकल पाथ होता है यानी वृत्ताकार पथ होता है, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम सेल्स कहते हैं। और सेल का ही सब पार्ट क्या होता है, सब सेल यानी उपकोष होता है। ठीक है, तो सेल, सब सेल और ऑर्बिट यानी कक्षाओं के बारे में आपको समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो है हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन यानी डी ब्रोगली समीकरण। अब डी ब्रोगली के बारे में क्या है, डी ब्रोगली ने क्या किया था, सन 1924 में डी ब्रोगली ने बताया कि जिस प्रकार प्रकाश की दोहरी प्रकृति होता है, अर्थात तरंगी प्रकृति के साथ साथ कणी प्रकृति होती है, उसी प्रकार कोई भी पदार्थ गति अवस्था में न केवल कण का व्यवहार दर्शाता है बल्कि तरंग का व्यवहार भी दर्शाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी जो लाइट होती है उसमें ड्यूअल नेचर होता है, यानी कि क्या होता है, वो पार्टिकल्स के फॉर्म में भी होती है और साथ साथ किसके फॉर्म में होती है, वेव के फॉर्म में भी होती है। यानी हमारा जो प्रकाश होता है उसकी दोहरी प्रकृति होती है, वो कणों के रूप में भी पाया जाता है, साथ साथ तरंगों के रूप में भी पाया जाता है। पर डी ब्रोगली ने क्या कहा कि ना सिर्फ हमारी लाइट बल्कि जो हमारे पदार्थ होते हैं यानी हमारा मैटर जो होता है वो भी क्या होता है, उसमें भी ड्यूअल नेचर होता है। यानी उसमें भी क्या होता है, वो भी गाय में पाया जाता है तरंगों के रूप में और साथ साथ कणों के रूप में, यानी पार्टिकल्स फॉर्म में और वेव्स फॉर्म में पाया जाता है। किसकी बात की इन्होंने, मैटर की बात की, यानी पदार्थ है वो भी इस तरह से पाया जाता है ना। किंतु यह तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग से भिन्न होती है, इसे द्रव्य तरंग कहते हैं। अब वो वाली जो तरंग थी यानी वो वाली जो वेव थी वो कौन सी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी यानी विद्युत चुंबकीय तरंग थी। पर इन्होंने ये बोला कि होता तो है कि जो हमारा मैटर जो होता है वो किस तरह से ड्यूअल नेचर तो दर्शाता है, पर उस तरह से नहीं दिखाता है जिस तरह से क्या होता है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दर्शा रही थी, है ना। और इसको जो क्या नाम दिया इन्होंने, इसे नाम दिया इन्होंने द्रव्य तरंग, यानी क्या कहा, मैटर वेव्स कहा। उसे क्या कहा था हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा था। भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिफरेंट होती है क्योंकि ये मैटर पे डिपेंड होती है, इसलिए इसने क्या नाम दिया इन्होंने, मैटर वेव यानी द्रव्य तरंगिका। और इसको किस बेसिस पर समझाया इन्होंने, द्रव्य कण के लिए आइंस्टाइन समीकरण E=mc² तथा तरंगों के लिए समीकरण E=h होता है। जैसा कि हमने बताया, हमने पढ़ा था ना कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, E=mc² होता है। और प्लैंक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, E=h। दोनों किस पे बेसिस पे, पार्टिकल पे यानी कणी प्रकृति के बेसिस पर थे। तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को इन्होंने इक्वल करके यानी एक करके इन्होंने एक इक्वेशन दी, यानी E=mc² किसका था, आइंस्टाइन का था, वो भी एक इक्वल था। और जो समीकरण था हमारा प्लैंक का E=h वो भी किसके इक्वल था, ई के इक्वल ही था। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रखते हुए
अपनी इक्वेशन ली। इन्होंने क्या करा, जो एज था वो तो हमको पता है, अब जो हमारा न्यू होती है यानी हमारी जो आवृत्ति होती है वो किसके इक्वल होती है, c इजिकल टू लेमड़ा। यानी क्या था, c क्या था, हमने क्या पढ़ा था c के बारे में, c और a, लेमड़ा क्या है, लेमड़ा जो v है वो तो क्या है हमारी, v नहीं, क्या पढ़ा था हमने, न्यू। जो न्यू जो है वो तो हमारी क्या है, आवृत्ति है यानी फ्रिक्वेंसी है। जो c है वो हमारी क्या थी, वेलोसिटी है। और लेमड़ा क्या है, हमारी तरंग दैर्घ्य यानी फ्रिक्वेंसी है ना। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था, हमने इन सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और वेलोसिटी के बारे में, यानी तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो इन्होंने यही कॉन्सेप्ट को यानी कि जो न्यू थी यानी आवृत्ति था उसको क्या लिखा इन्होंने, c अपन लेमड़ा रखते हुए ये इक्वेशन प्रोड्यूस की, यानी लेमड़ा इजिकल टू h/mc होता है ना। जहाँ पे यह क्या है, ये इक्वेशन कौन सी हो गई, डी ब्रोगली की इक्वेशन हो गई, यानी इसे डी ब्रोगली समीकरण कहा जाता है। इसमें c जो है प्रकाश का वेग है, जो c है वो वेग है, वेलोसिटी है, वो हमने पढ़ा हुआ है कि c जो होती है वेलोसिटी को डिनोट करती है ना। c इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट रिप्रेजेंट वेवलेंथ ऑफ अ वन पार्टिकल और फोटोन ऑफ लाइट। ये क्या बताता है, जो हमारा फोटोन होता है या हमारा प्रकाश कण होता है जिसे फोटोन कहते हैं ना, उसकी क्या बताता है, उसकी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। यह समीकरण प्रकाश की तरंग तथा कणिका प्रकृति के संबंध को भी प्रकट करता है। साथ ही ये कॉन्सेप्ट क्या बता रहा होता है कि हमारा जो लाइट है वो ड्यूल नेचर है, हमने पता है। तो वो ड्यूल नेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी किस हिसाब से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डी ब्रोगली के इक्वेशन को लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, कुछ इस तरह से, जो कि डी ब्रोगली का जो इक्वेशन है वो क्या है, लेमड़ा इजिकल टू h/mv। ये v किस केस में लेंगे, जब हम क्या होगा, जब हम लाइट की बात कर रहे हैं यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात कर रहे थे, तो हमने क्या लिया था वहाँ पे c यूज़ किया था, है ना। जो क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c पे से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हम किसकी बात करेंगे, हम एक साधारण द्रव्यकण की यानी नॉर्मल पार्टिकल की बात करेंगे, तो हम इसके केस में क्या लगाएंगे, वेलोसिटी क्या लेंगे, उसकी v लेंगे, है ना। तो इस वजह से क्या हो गया, हमको पता चला कि जो हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन है वो हमको क्या एक्सप्लेन कर पा रहा है, हमारे जो लाइट होती है उसका ड्यूल नेचर जो होता है उसको भी एक्सप्लेन कर पा रहा है। जहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्या है, पार्टिकल है, वहाँ पे c क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट थी। m जो हो जाएगा उसका द्रव्यमान यानी क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, और mv क्या हो जाएगा, संवेग है यानी क्या है, उसका मोमेंटम है। ठीक है, तो इस तरह से हमको एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि जो हमारा मोमेंटम होता है यानी कि जो mv होता है वो सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेमड़ा के, यानी हमारी वेवलेंथ के। दिख रहा है आपको, जो एज जो है वो क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है ना। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा मोमेंटम होता है यानी हमारा जो संवेग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तरंगदैर्घ्य की यानी कि वेवलेंथ के। तो इसी तरह से हमारा जो डी ब्रोगली था उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया कि जो ड्यूल नेचर होता है लाइट का उनके बीच रिलेशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, डी ब्रोगली इक्वेशन हो गई। अब जो नेक्स्ट दे रखा है हमको टॉपिक वो दिया हुआ है हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या था, ड्यू टू द वेव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इट्स पोजिशन कांट बी डिटरमाइंड। जैसा कि हमको पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, कैसा होता है इलेक्ट्रॉन, वो एक जगह रखा हुआ रहता है क्या, एक जगह टिका हुआ रहता है क्या, नहीं ना, है ना। तो उसकी जो पोजीशन होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वो हमेशा क्या कर सकता है, मोशन में रहता है, यानी क्या कर सकता है, गति करता रहता है। इन 1927 हाइजेनबर्ग प्रपोज्ड एन इम्पोर्टेंट थ्योरी रिगार्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या हुआ, 1927 में हाइजेनबर्ग ने एक थ्योरी दी थी, किसके रिलेटेड, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। According to this principle, it is not possible to determine simultaneously the position of momentum of a small moving particle, such an electron, with entire certainty। यानी क्या बोला इन्होंने कि एक ही कण पर किसी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति या सही संवेग का मापन नहीं किया जा सकता। यानी हाइजेनबर्ग ने ये क्लियर कर दिया कि आप चाहते हो कि आप इलेक्ट्रॉन की सही सही पोजीशन पता करो, पर ये नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा है, बहुत स्मॉल पार्टिकल है, यानी बहुत सूक्ष्म कण है। तो इसी केस में जो हमारे सबसे सूक्ष्म कण होते हैं उनके हम पोजीशन क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। किसने बताया, ये
हाइजेनबर्ग ने बताया। ये तो हमको भी पता था, बट कोई मानने को तैयार नहीं था कि हम इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो कहाँ उसकी पोजीशन कहीं क्लियर होगी क्या, नहीं ना। बट हाइजेनबर्ग ने इसको क्लियरली कह दिया कि आप नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को क्या क्लियर, कहाँ पर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना। तो इन्होंने इसी बेस पर एक थ्योरी, जो इनका फॉर्मूला दिया वो क्या है, यदि डेल एक्स की इलेक्ट्रॉन की स्थिति के मापन की अनिश्चितता तथा डेल पी को संवेग के मापन की अनिश्चितता मान ले तो इसका गुणनफल h/4π के बराबर या उससे अधिक होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो डेल एक्स है वो क्या बता रहा है, अनसर्टेनिटी पोजीशन ऑफ किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और डेल पी जो है वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बता रही। यानी डेल एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अनिश्चितता किसकी, हमारे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की, और डेल पी क्या बता रहा है, हमारे जो संवेग है उसकी अनिश्चितता बता रहा है। और वो करीब करीब जो इनका जो लॉ होगा, यानी जो इनकी जो नंबर होगा, यानी कि हम डेल एक्स या डेल पी का जो अमाउंट होगा या नंबर होगा वो किससे बड़ा होगा, h/4π, h/4π से हमेशा बड़ा या उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये वाला साइन लगा हुआ है, या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल हो सकता है। ठीक है, किसने बताया, ये हाइजेनबर्ग ने, कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है या इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है वो किससे बड़ा होगा, हमेशा h/2π के बड़ा ही होगा। इस प्रकार यदि एक मापन को यथार्थ करेंगे अर्थात उनकी अनिश्चितता कम करेंगे तो दूसरों की अनिश्चितता बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों की स्थिति का गुणनफल कम से कम h/2π होता है। तो इस केस में क्या हो गया, अगर हम डेल एक्स को हम कहते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, कम से कम लेने की कोशिश करें, तो क्या हो जाएगा, जो डेल वी है, डेल पी है, यानी उसका जो संवेग है वो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका जो टोटल अमाउंट जो होगी, टोटल जो मान होगा इनका वो कितना है, h/4π से तो बड़ा ही है। यानी कि अगर हम उसकी पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उसका संवेग सही नहीं आएगा, और उसके संवेग को कंसेप्ट को कम करने की कोशिश करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, पोजीशन क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से डी ब्रोगली ने बोला कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या हो गया, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।